हिंदी गद्य की दुनिया ना बहुत बड़ी है। इसमें अनगिनत रूप हैं, अनगिनत शैलियाँ हैं। लेकिन आज हम इसके एक ऐसे रूप को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हम सबके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। क्या कभी सोचा है कि गद्य का वो कौन सा रूप है जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? जरा सोचिए तो। और इसका जवाब है कहानी। बिल्कुल। बचपन में सुनी दादी नानी की कहानियों से लेकर साहित्य की बड़ी बड़ी रचनाओं तक कहानियां हमेशा से हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही हैं। पर आज हम यही समझेंगे कि आखिर एक कहानी में ऐसा क्या होता है जो उसे इतना असरदार बना देता है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक कहानी आखिर होती क्या है। वो क्या चीज़ है जो एक कहानी को कहानी बनाती है। इसकी परिभाषा क्या है और इसकी खासियतें क्या हैं। देखिए, एक कहानी और एक नॉवल में यही सबसे बड़ा फर्क है। कहानी ना फैली हुई नहीं होती। इसका पूरा का पूरा फोकस किसी एक घटना, एक पल या किसी एक गहरी फीलिंग पर टिका होता है। इसमें किरदारों की कोई भीड़भाड़ नहीं होती, है ना? और इसी वजह से लेखक हमें कुछ ही पात्रों की दुनिया में बहुत गहराई तक ले जा पाता है। असल में कहानी का मकसद ही है जीवन का एक छोटा सा हिस्सा, एक स्लाइस ऑफ लाइफ पूरी शिद्दत से दिखाना। और पता है, इसी परिभाषा में एक अच्छी कहानी के सारे राज छिपे हुए हैं। यही वो मूल तत्व हैं जो किसी भी कहानी को यादगार बना देते हैं। तो सवाल यह है कि ये तत्व आखिर हैं क्या? तो देखिए, पहली और सबसे जरूरी बात, कहानी का फोकस एकदम लेजर की तरह होता है, सिर्फ एक घटना पर। फिर कम किरदार होने की वजह से लेखक हर एक को गहराई दे पाता है। कहानी पूरी जिंदगी की दास्तान नहीं, बल्कि जिंदगी के किसी एक खास पल का आईना होती है। इसका कथानक यानी कि प्लॉट एकदम कसा हुआ होता है, जिसमें फालतू की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। और आखिर में हर अच्छी कहानी का एक साफ मकसद होता है जो पढ़ने वाले को अंत तक बांधे रखता है। लेकिन ये सब नियम कानून सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, पर असल में दिखते कैसे हैं? इसे समझने के लिए हिंदी साहित्य की कुछ कालजयी रचनाओं से बेहतर और क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर मुंशी प्रेमचंद की कफन या जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार जैसी कहानियों को ही ले लीजिए। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि कैसे बस कुछ ही पन्नों और गिने चुने पात्रों के जरिए जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयों को सामने लाया जा सकता है। ये रचनाएं कहानी के इन सभी नियमों पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो हम उपन्यास या नॉवल पढ़ते हैं, यह आखिर होता क्या है? मतलब कहानी से अलग कैसे है? इसका असली मतलब क्या है? मजे की बात तो ये है कि इसका जवाब ना कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी शब्द उपन्यास के अंदर ही छिपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है, ऐसा क्या राज है जो एक मामूली सी कहानी को एक महान उपन्यास बना देता है? क्या ये सिर्फ पन्नों की गिनती का खेल है या फिर मामला कुछ और ही गहरा है? चलिए आज मिलकर इस साहित्यिक पहेली को सुलझाते हैं। और जैसा मैंने कहा, जवाब कहीं दूर नहीं, हमारी आंखों के ठीक सामने है, बस इस एक शब्द में, उपन्यास। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, इसके अंदर एक पूरा का पूरा दर्शन, एक पूरी परिभाषा छिपी हुई है। तो फिर देर किस बात की? चलिए एक जासूस की तरह ना इस शब्द की थोड़ी चीरफाड़ करते हैं। अगर हम उपन्यास को इसके टुकड़ों में तोड़कर देखें, तो इसके पीछे का पूरा फलसफा, पूरा दर्शन हमारे सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहला टुकड़ा है उप। ये संस्कृत का एक उपसर्ग है और इसका मतलब बहुत ही सीधा और सुंदर है, निकट या कह लीजिए पास। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। और अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, न्यास। इसका मतलब है किसी चीज को रखना, कहीं पर स्थापित करना या बड़े सलीके से पेश करना। तो अब हमारे पास दो शब्द हैं, निकट और रखना। आप देखिए असली जादू। जब हम इन दो सीधे साधे हिस्सों उप और न्यास को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो साहित्य की सबसे गहरी, सबसे खूबसूरत परिभाषाओं में से एक हमारे सामने आती है। देखिए, उप यानी निकट और न्यास यानी रखना। मतलब उपन्यास का सीधा साधा अर्थ हुआ किसी चीज को पास लाकर रख देना। पर सवाल ये है कि वो चीज क्या है? वो चीज है जीवन। जी हाँ, उपन्यास एक ऐसी रचना है जो इंसानी जिंदगी को हमारे इतने करीब लाकर रख देती है ताकि हम उससे अच्छी तरह से देख परख सकें और समझ सकें। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी,
उपन्यास ना जिंदगी का कोई एक छोटा सा टुकड़ा है या कोई एक घटना नहीं दिखाता। बिल्कुल नहीं। ये तो मानव जीवन की समग्रता को दिखाता है। मतलब जिंदगी को उसके हर पहलू, हर उतार चढ़ाव, हर उलझन के साथ हमारे सामने पेश करता है। अच्छा, इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए काम करते हैं। चलिए उपन्यास की तुलना कहानी से करते हैं। ये एक ऐसा फर्क है जो उपन्यास की असली तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देगा। जरा सोचकर देखिए, कहानी क्या है? कहानी एक तस्वीर की तरह है जो जिंदगी के बस एक पल या एक घटना पर फोकस करती है। उसका दायरा मतलब स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन उपन्यास, अरे उपन्यास तो एक विशाल बहती हुई नदी की तरह है जिसका कैनवस बहुत बहुत बड़ा है। इसमें जिंदगी के न जाने कितने पहलू, कितनी धाराएं और किरदारों की एक पूरी की पूरी दुनिया बसी होती है। चलिए अब इस आइडिया को ना साहित्य के कुछ ऐसे शानदार उदाहरणों से समझते हैं जिन्होंने इस परिभाषा को बिल्कुल सच साबित कर दिया है। जैसे कि प्रेमचंद के गोदान के बारे में सोचिए। क्या वह सिर्फ होरी नाम के एक किसान की कहानी है? नहीं, वो तो उस दौर के पूरे भारतीय गांव के समाज का, वहां की जाति व्यवस्था, गरीबी और सपनों का एक जीता जागता महाकाव्य है। यही है जीवन की समग्रता। या फिर जैनेन्द्र का त्यागपत्र ले लीजिए। ये सिर्फ एक जज के इस्तीफे की कहानी थोड़ी है। ये तो प्यार, फर्ज और नैतिकता के बीच फंसे एक इंसान के अंदर चल रही खींचतान का इतना गहरा विश्लेषण है जो हमें जिंदगी की उलझी हुई सच्चाइयों के बहुत करीब ले आता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उपन्यास महज एक कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक पूरी की पूरी जिंदगी है जिसे लिखने वाला हमारे सामने लाकर रख देता है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम जिंदगी को उसकी पूरी लंबाई चौड़ाई में देख पाते हैं। नमस्ते। आज हम साहित्य के एक बहुत ही आकर्षक और जीवंत रूप की बात करने वाले हैं, नाटक। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें जो इसे बाकी सबसे इतना अलग, इतना अनूठा बनाती है? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से। नाटक की सबसे सीधी सादी परिभाषा क्या है? ये गद्य की वो विधा है जिसका अभिनय रंगमंच पर किया जाता है। अब इस पूरी लाइन में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है अभिनय। जी हाँ, यही वो एक चीज है जो एक नाटक को किसी कहानी, उपन्यास या कविता से बिल्कुल अलग कर देती है। तो चलिए इसी परिभाषा को थोड़ा और खोलकर समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो देखिए, नाटक के केंद्र में क्या है? ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जिसे मंच पर यानी रंगमंच पर लाइव एक्शन और अभिनय के जरिए जिंदा किया जाता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो देखने वालों की आंखों के ठीक सामने घटता है, उसी पल। अब आते हैं उस चीज पर जिसे नाटक की जान या कह सकते हैं कि उसकी आत्मा कहा जाता है, और वो है संवाद। कहते हैं कि नाटक में संवादों की प्रधानता होती है। मतलब ये कि जहां एक नॉवेल में लेखक हमें किरदारों के मन की बातें, आसपास का माहौल सब कुछ लिखकर बता देता है, वहीं नाटक में कहानी लगभग पूरी तरह से किरदारों की आपसी बातचीत से ही आगे बढ़ती है। यही संवाद कहानी को आगे ले जाते हैं, किरदारों को हमारे सामने खोल कर रखते हैं और कहानी में वो उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। ठीक है, तो संवाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ये तो समझ आ गया। पर यह कहानी बुनी कैसे जाती है? इसका ढांचा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहीं पर बात आती है नाटक की संरचना की। इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले होती है एक मुख्य कहानी जिसे कहते हैं कथावस्तु। फिर इस पूरी कहानी को कुछ बड़े बड़े हिस्सों में बांट दिया जाता है जिन्हें हम कहते हैं अंक या एक्ट्स। और फिर हर अंक के अंदर भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें कहते हैं दृश्य या सीन्स। ये पूरा ढांचा इसलिए होता है ताकि कहानी एक लय में एक सही तरीके से आगे बढ़े और देखने वालों को आसानी से समझ में आए। तो हमने स्ट्रक्चर भी समझ लिया। अब बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की, उस अनुभव की जो नाटक को सच में इतना खास बना देता है। और वो खास बात यह है कि नाटक एक ही वक्त पर हमारी दो इंद्रियों को जोड़ता है, सुनने की और देखने की। इसीलिए इसे एक श्रव्य दृश्य अनुभव कहते हैं। श्रव्य यानी सुनने का हिस्सा जो हमें मिलता है इसके दमदार संवादों से, और दृश्य यानी देखने का हिस्सा जो हमें मिलता है एक्टर्स की परफॉर्मेंस और उनके हाव भाव से। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं ना, तब जाकर एक मुकम्मल अनुभव तैयार होता है। अच्छा, अब इन सारी बातों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए क्यों ना हिंदी साहित्य के कुछ क्लासिक उदाहरण देखे जाएं? हमारे सामने दो मास्टरपीसेस हैं। एक तरफ जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त और दूसरी तरफ
मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। ये दोनों ही नाटक हिंदी साहित्य के मील के पत्थर माने जाते हैं। और क्यों? क्योंकि इनमें वो सारी खूबियां मौजूद हैं जिनकी हम अभी तक बात कर रहे थे। जबरदस्त संवाद, एक कसा हुआ स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस की इतनी गहरी गुंजाइश। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो हमने क्या देखा? नाटक सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक लाइव एक्सपीरियंस है। इसकी जान इसके संवादों में बसती है। ये अंकों और दृश्यों के ढांचे पर खड़ा होता है और हमें एक साथ सुनने और देखने का एक यादगार अनुभव देता है। ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं, तब जाकर नाटक की ये अनोखी कला तैयार होती है। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी कहानी जिसमें सारा इमोशन हो, सारा ड्रामा हो, और वो भी सिमट जाए बस उतने ही समय में जितनी देर में एक कप चाय खत्म होती है। सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? पर बस यही तो जादू है उस फॉर्मेट का जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एकांकी के सार को समझते हैं। तो सवाल यही है, एक पूरी कहानी सिर्फ एक अंक में? मतलब कहानी की शुरुआत, उसका क्लाइमैक्स और उसका अंत सब कुछ एक ही एक्ट में, और वो भी बिना किसी जल्दबाजी के। ये कैसे मुमकिन है? वेल, इसका जवाब ना इसकी बनावट में ही छिपा है, एक बहुत ही सटीक और मजबूत बनावट में। आइए इसे परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एकांकी के परिचय की। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो सवाल उठता है कि ये एकांकी है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये नाटक का ही एक छोटा, या कह लीजिए एक कंडेंस्ड वर्जन है। इसे किसी मोटे उपन्यास की तरह मत देखिए, बल्कि ये एक कसी हुई छोटी कहानी की तरह है जिसे खास तौर पर मंच पर पेश करने के लिए ही लिखा गया हो। अब आते हैं इसके सबसे बड़े और सबसे जरूरी नियम पर। और मजे की बात यह है कि जवाब इसके नाम में ही छिपा है। केवल एक अंक। एक, जी हाँ, सिर्फ एक अंक। यही इसकी बुनियाद है, इसका डीएनए है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्दा उठने से लेकर आखिरी तालियों तक कहानी बिना रुके एक ही भाव में चलती है। कोई इंटरवल नहीं, कोई लंबा सीन चेंज नहीं जो कहानी के तनाव को तोड़ दे। ये एक लगातार एक ही सांस में चलने वाला सफर है। अच्छा सोचिए, अगर पूरी कहानी एक ही अंक में कहनी है तो जाहिर है कि फोकस बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और यहीं पर एकांकी की दूसरी सबसे खास बात सामने आती है कि इसके केंद्र में हमेशा एक ही घटना होती है। देखिए, एकांकी में ना कई सारी साइड स्टोरीज या उपकथाओं की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह काम करता है, जो सिर्फ एक मुख्य घटना, एक निर्णायक पल या एक केंद्रीय संघर्ष पर अपना पूरा ध्यान टिकाए रखता है। और जानते हैं, यही सटीक फोकस इसे वो जबरदस्त तेजी और असर देता है। तो ठीक है, हमारे पास एक अंक है और एक केंद्रीय घटना है, लेकिन इस कहानी को आगे कौन बढ़ाता है? इसमें वो ऊर्जा, वो जान कहाँ से आती है? इसका जवाब है इसके पात्रों और इसकी रफ्तार में। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है नाटक, जहां कई किरदारों और एक आराम से फैली हुई कहानी के लिए पूरा वक्त होता है। वहीं दूसरी तरफ है एकांकी, जो बहुत तेज और फुर्तीला होता है। इसमें पात्र कम होते हैं, जिससे कहानी की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है और देखने वाला शुरू से आखिर तक अपनी सीट से बंधा रहता है। तो चलिए, थ्योरी तो हमने समझ ली, पर असल में ये एकांकी दिखता कैसा है? अच्छी बात यह है कि हिंदी साहित्य में इसके कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण मिलते हैं। इनमें से पहला और शायद सबसे मशहूर उदाहरण है रामकुमार वर्मा जी का दीपदान। ये एकांकी इतिहास के बस एक पल को उठाता है और बलिदान और वफादारी की कहानी को इतने असरदार तरीके से कहता है कि इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये सच में एकांकी की ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। और फिर एक और उदाहरण है भुवनेश्वर जी का तांबे के कीड़े। ये एकांकी हमें दिखाता है कि ये फॉर्मेट कितना प्रयोगात्मक और आधुनिक भी हो सकता है। ये कहानी कहने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती देता है और अपने विचारों को एक बिल्कुल नए, सोचने पर मजबूर कर देने वाले अंदाज में सामने रखता है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। एकांकी का डीएनए क्या है? इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। एक अंक, एक मुख्य घटना, कम पात्र और एक बेहद तेज रफ्तार। है ना एक सरल लेकिन हैरान कर देने वाला शक्तिशाली फॉर्मूला? और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एकांकी सिर्फ एक छोटा नाटक है, या फिर ये उससे कहीं बढ़कर है? क्या ये कम शब्दों में ज्यादा कहने की एक कला है? एक ऐसी कला जहां हर एक डायलॉग, हर एक एक्शन मायने रखता है,
और जो हमें उस एक निर्णायक पल का पूरा वजन महसूस करने पर मजबूर कर देता है। शायद इसी में इसकी असली खूबसूरती छिपी है। कभी सोचा है कि जब हम कोई किताब, कोई कहानी या कोई कविता पढ़ते हैं तो हम ये कैसे तय करते हैं कि वो अच्छी है या नहीं? आखिर किसी साहित्यिक रचना की अहमियत को परखने का तरीका क्या है? चलिए आज इसी कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, किसी भी साहित्यिक कृति का, चाहे वो उपन्यास हो या नज्म, उसका असली मूल्य क्या है? उसे मापने का पैमाना क्या होता है? असल में यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत के केंद्र में रहने वाला है। और इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया में मिलता है, जिसे हम कहते हैं आलोचना। अब देखिए, आलोचना का मतलब सिर्फ कमियां निकालना या बुराई करना बिल्कुल नहीं होता। ये तो साहित्य को समझने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक नजरिया है। तो फिर ये आलोचना है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये किसी भी साहित्यिक कृति के गुण और दोष, मतलब उसकी अच्छाइयों और कमियों की तर्क के साथ व्याख्या करने का तरीका है। और यहाँ ये जो शब्द है ना, तर्कपूर्ण, ये बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ अपनी पसंद नापसंद की बात नहीं है, बल्कि हर बात के पीछे एक ठोस वजह, एक लॉजिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सच्चा आलोचक सिर्फ नुक्ताचीनी नहीं करता, वो तो एक तराजू लेकर बैठता है और दोनों पलड़ों को बराबर तौलता है कि भाई रचना की खूबियां क्या हैं, उसकी भाषा कैसी है, उसमें उठाए गए विचार कितने गहरे हैं, और साथ ही ये भी देखता है कि कहां पर सुधार की गुंजाइश थी। ये एक बैलेंस्ड नजरिया है। अच्छा, तो ये काम करता कौन है? वो है आलोचक। और एक आलोचक की भूमिका बस ये कह देने से खत्म नहीं हो जाती कि ये अच्छा है या बुरा है। नहीं, ये एक सफर है जो विश्लेषण यानी एनालिसिस से शुरू होता है और मूल्यांकन पर जाकर खत्म होता है। तो पहला कदम है विश्लेषण। यूं समझिए जैसे कोई वैज्ञानिक किसी चीज को जानने के लिए उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है, ठीक वैसे ही एक आलोचक उस रचना के हर हिस्से को बहुत बारीकी से देखता है। उसके किरदार, उसकी कहानी, उसकी भाषा, उसका स्टाइल, सब कुछ। और इस पूरी मेहनत का, इस पूरे विश्लेषण का आखिरी मकसद क्या है? मकसद है उस रचना के महत्व को तय करना। मतलब ये जानना कि साहित्य की दुनिया में उस किताब की जगह क्या है, उसने क्या नया जोड़ा है। यही मूल्यांकन का सबसे ऊंचा स्तर है। ये कोई आज की बात नहीं है। हमारे हिंदी साहित्य में तो आलोचना की एक बहुत ही मजबूत परंपरा रही है। चलिए इसी परंपरा के दो बहुत बड़े नामों और उनके काम को देखते हैं। यहाँ दो बहुत बड़े नाम हैं। एक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें हिंदी आलोचना का आधार स्तंभ माना जाता है। उनकी किताब चिंतामणि हमें सिखाती है कि किसी रचना के भाव और कला को वैज्ञानिक तरीके से कैसे परखा जाता है। और दूसरी तरफ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने साहित्य को इतिहास और परंपरा के बड़े दायरे में रखकर देखा। उनकी साहित्य सहचर बताती है कि कोई भी रचना अपने समय से कटकर नहीं रह सकती। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आलोचना का असली मकसद किसी रचना को खारिज करना नहीं, बल्कि उसे और बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद करना है। ये एक तरह से पढ़ने वाले और रचना के बीच एक पुल बनाने जैसा है। और देखिए, ये सारी बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से आ जाती है कि आलोचना सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि साहित्य का मूल्यांकन करने की एक तर्कपूर्ण कला है। वाह, इसमें तर्क का दिमाग भी है और कला का दिल भी। नमस्ते। अच्छा, निबंध, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद स्कूल के दिन, है ना, जब गाय पर या दिवाली पर निबंध लिखने को मिलता था। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या निबंध का मतलब बस उतना ही है? आज हम इसी आम सोच से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि निबंध का असली साहित्यिक रूप आखिर होता क्या है। तो सवाल यही उठता है, क्या निबंध बस स्कूल में लिखने की एक चीज है, या फिर इसमें कुछ और भी गहरा है? सच पूछें तो हिंदी साहित्य में निबंध को एक बहुत ही मजबूत विधा माना गया है। एक ऐसा आईना जिसमें लेखक के विचार तो दिखते ही हैं, साथ में उसका पूरा व्यक्तित्व भी साफ साफ नजर आ जाता है। किसी भी चीज को सही मायनों में समझने के लिए उसकी परिभाषा को जानना बहुत जरूरी होता है। निबंध की भी एक साहित्यिक परिभाषा है, जो असल में 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी है। और यही तीनों मिलकर एक अच्छे निबंध का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। तो इसकी परिभाषा का जो पहला हिस्सा है वो कुछ ऐसा कहता है कि निबंध गद्य की वो विधा है जिसमें किसी विषय पर स्वच्छंद, क्रमबद्ध और पांडित्यपूर्ण विचार रखे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ 3 शब्द हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है,
स्वच्छंद, क्रमबद्ध और पांडित्यपूर्ण। समझ लीजिए कि यही वो 3 पिलर्स हैं जो किसी भी आम से लेख को एक दमदार साहित्यिक निबंध का दर्जा देते हैं। तो चलिए एक-एक करके इन तीनों को जरा खोलकर समझते हैं। तो पहला स्तंभ है स्वच्छंद। इसका सीधा सा मतलब है विचारों की पूरी आजादी। एक निबंध लेखक को किसी बंधे बंधाए नियम में नहीं जकड़ता। लेखक अपने तरीके से, अपने अंदाज में अपनी बात रख सकता है ना ये कमाल की बात? मतलब यहाँ क्रिएटिविटी और सोच की आजादी की पूरी गुंजाइश है। लेकिन इस आजादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी कहीं भी लिख दिया जाए। और यहीं पर हमारा दूसरा स्तंभ काम आता है, क्रमबद्ध। स्वच्छंद होने का ये मतलब नहीं कि विचार बिखरे हुए हों। एक अच्छे निबंध में सोच का एक लॉजिकल फ्लो होता है। मतलब एक बात दूसरी बात से जुड़ती है और सारी बातें मिलकर एक पूरी मुकम्मल तस्वीर बनाती हैं। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ, पांडित्यपूर्ण, यानी विद्वता से भरा हुआ। एक अच्छा निबंध सिर्फ ऊपरी बातों का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि उसमें उस विषय का गहरा ज्ञान और एक गंभीर सोच झलकती है। और यही वो चीज़ है जो किसी निबंध को वजनदार और हमेशा याद रहने वाला बनाती है। तो ये तो हो गई निबंध के स्ट्रक्चर की बात, लेकिन किसी निबंध में जो असल जान डालता है ना, वो होता है लेखक का अपना अंदाज, उसकी अपनी पहचान, उसकी अमिट छाप। ये छाप बनती कैसे है, आइए देखते हैं। और यहीं पर परिभाषा का दूसरा और सबसे मजेदार हिस्सा सामने आता है। वो कहता है, इसमें लेखक की अपनी शैली, व्यक्तित्व और चिंतन की स्पष्ट छाप होती है। इसका मतलब साफ है कि एक निबंध सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होता, ये तो हमें लेखक की आंखों से दुनिया को देखने का एक मौका देता है। लेखक की ये जो छाप है, ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली है शैली, यानी लिखने का उसका अपना खास अंदाज, शब्दों को चुनने का तरीका। दूसरी है व्यक्तित्व, लेखक की अपनी सोच, उसके इमोशंस जो उसके लिखे में उतर आते हैं। और तीसरी चिंतन, यानी किसी भी टॉपिक पर उसकी अपनी मौलिक गहरी सोच। चलिए अब इन थ्योरी वाली बातों को कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। हिंदी साहित्य के कुछ महान निबंधकारों को देखें तो ये सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ 2 बहुत ही कमाल के उदाहरण हैं। एक तरफ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके मनोविकार वाले निबंध अगर किसी ने पढ़े हों, जैसे क्रोध पर, उत्साह पर, तो वो जानते हैं कि वो उनके गहरे चिंतन और जबरदस्त पांडित्य का सबूत हैं। और फिर दूसरी तरफ है विद्यानिवास मिश्र। उनके ललित निबंध, उनमें प्रकृति और हमारी लोक संस्कृति के बहाने उनकी अपनी निजी शैली और उनका व्यक्तित्व साफ झलकता है। दोनों ही बहुत बड़े निबंधकार, लेकिन देखिए दोनों की छाप, दोनों का अंदाज कितना अलग है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी सफर से लौट कर लगा हो कि अरे, जो देखा, जो महसूस किया, उसे शब्दों में कैसे बताएं? आज हम बात करने वाले हैं उसी कला की, जो एक आम से सफर को एक यादगार कहानी में बदल देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यात्रा वृतांत की। सोचिए, जब हम कहीं जाते हैं तो क्या सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, या उस सफर में कुछ और भी छिपा होता है? हो सकता है किसी अजनबी की एक छोटी सी मुस्कान हो, किसी गली का कोई अनोखा सा नज़ारा, या फिर कोई ऐसी कहानी जो बस लिखे जाने का इंतजार कर रही हो। तो इन्हीं सब अनुभवों को सहेजने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है साहित्य में, जिसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये अपने सफर को हमेशा के लिए जिंदा कर देने जैसा है। अगर आसान शब्दों में समझें तो जब कोई लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों को, देखे गए नज़ारों को, मिले हुए लोगों और घटी घटनाओं को एक कहानी की शक्ल दे देता है, तो उसे ही यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ये सिर्फ एक मैप नहीं है, ये तो उस जगह की आत्मा की तस्वीर है, समझिए। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये कोई पर्सनल डायरी नहीं है। एक अच्छा यात्रा वृत्तांत सिर्फ ये नहीं बताता कि वो जगह खूबसूरत थी, वो ये भी बताता है कि आखिर उस शहर की गलियां इतनी तंग क्यों हैं, या वहाँ के लोग वैसा खाना क्यों खाते हैं। मतलब इसमें लेखक का अपना अनुभव और उस जगह की संस्कृति दोनों घुल मिल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छी यात्रा कहानी बनती कैसे है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। चलिए एक यादगार वृत्तांत के जो मेन पिलर्स हैं उन्हें समझते हैं। तो देखिए, एक दमदार यात्रा वृत्तांत के ये 5 पिलर होते हैं। सबसे पहले तो आता है अनुभव, माने उस डूबते सूरज को देखकर दिल में क्या महसूस हुआ। फिर है स्थान, क्या वो पहाड़ धुंध में लिपटे हुए थे या बाजार में क्या रौनक थी। तीसरा लोग,
उस चाय वाले ने कौन सी कहानी सुना दी। चौथा, घटनाएं, क्या ट्रेन छूट गई थी या कोई अनजान मुसाफिर अचानक दोस्त बन गया। और इन सबको एक साथ पिरोता है पांचवा और सबसे जरूरी पिलर, चित्रण। मतलब ये बताना कि वहां के त्योहार का क्या महत्व है जो आपके कहानी को बाकियों से अलग बनाता है। चलिए अब थियोरी से हटकर जरा प्रैक्टिकल में चलते हैं। मिलते हैं हिंदी साहित्य के उन सबसे बड़े घुमक्कड़ों से, वो लेखक जिन्होंने अपने कदमों से दुनिया नापी और अपनी कलम से उसे हमारे लिए सहेज दिया। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का। इन्हें महापंडित भी कहते थे, और सच कहूं तो इन्होंने ही हिंदी साहित्य में यात्रा को एक सीरियस जॉनर बनाया। उनकी किताब का नाम ही देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र। मतलब घूमना फिरना सिर्फ शौक नहीं, एक पूरी साइंस है, एक शास्त्र है। ये किताब तो समझ लीजिए कि हिंदी ट्रैवल लिटरेचर के लिए एक मेल का पत्र है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने अपनी यात्राओं को शब्दों से जिंदा कर दिया। वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम सब अज्ञेय के नाम से जानते हैं। उनकी किताब का टाइटल ही अपने आप में एक सवाल है, एक पूरी कविता है। अरे यायावर रहेगा याद? ये सवाल ना हर घुमक्कड़ के मन में होता है कि क्या सफ़र के ख़त्म हो जाने के बाद उसकी यादें साथ रहेंगी। ये टाइटल यात्रा और यादों के गहरे रिश्ते को इतनी खूबसूरती से बयां करता है। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ बड़े बड़े लेखकों की बातें नहीं हैं। राहुल सांकृत्यायन और अज्ञेय की तरह ही हम सबकी यात्राओं में भी कहानियां छिपी होती हैं। तो बस अगली बार जब कहीं भी घूमने का प्लान बने ना, तो याद रखिएगा, हर सफ़र अपने आप में एक कहानी है। चाहे वो एक छोटी सी वीकेंड ट्रिप हो या लंबी छुट्टियां, हर अनुभव में एक कहानी है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। हम सबकी जिंदगी असल में यादों का एक खजाना है ना? कुछ यादें थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं और कुछ इतनी साफ होती हैं कि वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। सच तो ये है कि ये यादें ही हमें बताती हैं कि हम कौन हैं और हमारा सफ़र कैसा रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो कौन सी एक याद है जो आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। हो सकता है वो बचपन का कोई खेल हो, किसी दोस्त के साथ हुई कोई मज़ेदार बात, या शायद किसी खास जगह की महक। ये जो एहसास हैं, ये तस्वीरें, यही तो जिंदगी की असली कमाई है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। जब इन्हीं कीमती यादों को शब्दों में उतारा जाता है तो साहित्य की दुनिया में उसे एक खास नाम दिया गया है, संस्मरण। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आखिर ये संस्मरण है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये लेखक की अपनी यादों पर आधारित एक लेख है। यहाँ जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है स्मृति, यानी मेमोरी। मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है कि कब क्या हुआ, नहीं, ये तो लेखक के नज़रिए और उसके एहसासों से गुजरकर निकली हुई एक कहानी है। तो क्या चीज़ एक संस्मरण को खास बनाती है? देखिए, सबसे पहली बात, ये पूरी तरह से लिखने वाले की पर्सनल यादों पर आधारित होता है, इसीलिए इसमें एक सच्चाई और अपनापन होता है। दूसरी बात, इसकी प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी देने वाली नहीं, बल्कि काफ़ी इमोशनल और आर्टिस्टिक होती है। मतलब ये दिल को छूने के लिए लिखा जाता है। और तीसरी, जो बहुत ज़रूरी है, संस्मरण अक्सर किसी की पूरी जिंदगी की कहानी नहीं होता, बल्कि ये किसी खास दौर, किसी घटना या किसी एक इंसान पर फोकस करता है। और हाँ, यही वो चीज़ है जो इसे आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी से अलग बनाती है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को गहराई से समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके कुछ बेहतरीन उदाहरण देखना। तो चलिए हिंदी साहित्य के कुछ शानदार संस्मरणों पर एक नज़र डालते हैं, जिनसे ये कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। सबसे पहला और बेहतरीन उदाहरण है महादेवी वर्मा जी की किताब पथ के साथी। इसमें उन्होंने अपने समय के बड़े बड़े साहित्यकारों जैसे निराला जी, प्रसाद जी, इन सब से जुड़ी अपनी यादों को इतने खूबसूरत और इमोशनल तरीके से लिखा है कि वो सिर्फ किताबों के नाम नहीं रह जाते, बल्कि हमारे आपके जैसे जीते जागते इंसान लगने लगते हैं। एक और ज़बरदस्त उदाहरण है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का माटी की मूर्तें। अब देखिए, जहां पथ के साथी में बड़े साहित्यकारों की बात थी, वहीं इस किताब में गांव के एकदम आम लोगों के बारे में लिखा गया है, और ऐसे लिखा गया है कि वो मिट्टी की मूर्तें हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। ये दिखाता है कि एक संस्मरण किसी को भी हीरो बना सकता है, चाहे वो इंसान कितना ही साधारण क्यों ना हो। तो कुल मिला के बात क्या है? बात यह है कि संस्मरण इतिहास को एक पर्सनल, एक इंसानी आवाज देता है। सोचिए, इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ था, लेकिन एक संस्मरण हमें महसूस कराता है कि उस वक्त कैसा लगा था। ये बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे छिपे हुए किसी एक इंसान के अनुभव की कहानी है।
कभी सोचा है कि शब्द सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाते, बल्कि हमारी आंखों के सामने तस्वीरें भी बना सकते हैं। आज हम साहित्य के एक ऐसे ही जादुई रूप को समझने वाले हैं जहां कलम एक पेंट ब्रश का काम करती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या शब्द सच में एक तस्वीर बना सकते हैं? क्या भाषा में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक चित्रकार की कूची की तरह हमारे मन के कैनवास पर एक जीती जागती छवि उकेर दे? तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को टटोलते हैं। शब्दों से चित्र, क्या ये मुमकिन है? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। साहित्य में एक खास कला है जिसका मकसद सिर्फ कुछ बताना नहीं, बल्कि सीधे सीधे कुछ दिखाना है। मतलब इसका काम ही यही है कि मन में एक तस्वीर को सीधे उतार दिया जाए। और इसी कला को कहते हैं रेखा चित्र। चलिए अब इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये रेखा चित्र है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में अगर समझें तो ये लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें लेखक शब्दों का ऐसा जादू चलाता है कि कोई इंसान, कोई चीज या कोई घटना पढ़ने वाले के दिमाग में एक तस्वीर की तरह छप जाती है, बिल्कुल हूबहू। और यही है इसका असली मकसद। बात सिर्फ कहानी सुनाने की नहीं है या सिर्फ जानकारी देने की नहीं। असल मकसद तो ये है कि वो सीन, वो इंसान पढ़ने वाले की आंखों के सामने एकदम जिंदा हो उठे। चलिए अब बात करते हैं इसकी कलात्मकता की। मतलब ये जो रेखा चित्र है, ये बाकी लिटरेरी फॉर्म से, जैसे कि संस्मरण से कितना अलग है? इसमें क्या खास है? देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात कही जाती है कि रेखा चित्र जो है वो संस्मरण यानी मेमोआर से ज्यादा आर्टिस्टिक होता है। पर इसका असल में मतलब क्या है? ज्यादा कलात्मक होना मतलब क्या? यहां पर यह फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, संस्मरण में लेखक का फोकस होता है यादों पर, तथ्यों पर। उसका काम है बताना कि क्या हुआ था, ठीक? लेकिन रेखाचित्र में लेखक का फोकस होता है कला पर, पोर्ट्रेयल पर। उसका काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि उसकी एक ऐसी छवि बनाना है जो दिमाग में बस जाए। कह सकते हैं कि एक का काम रिपोर्टिंग जैसा है तो दूसरे का काम एक पेंटर जैसा। तो फिर कौन है वो कलाकार, वो साहित्य के चितेरे जिन्होंने शब्दों से ये कमाल कर दिखाया? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हिंदी साहित्य की बात करें तो दो नाम तो एकदम सबसे ऊपर आते हैं। एक महादेवी वर्मा का गिल्लू और दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी का लाल तारा। ये दोनों ही मतलब इस आर्ट फॉर्म के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये तो शब्दों से बनाए गए पोर्ट्रेट्स हैं, तस्वीरें हैं। सोचिए, जब महादेवी वर्मा गिल्लू के बारे में लिखती हैं तो हम सिर्फ एक गिलहरी की कहानी नहीं पढ़ रहे होते, हम असल में उस गिलहरी को देख रहे होते हैं। उसकी फुर्ती, उसकी आंखों में जो चमक है, उसकी एक एक हरकत, सब आंखों के सामने आ जाता है। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रहता, बल्कि एक जीती जागती तस्वीर बन जाता है। तो चलिए अब आखिर में सबको समेटते हैं और बात करते हैं शब्दों की शक्ति की। आखिर में ये जो रेखा चित्र की कला है, ये हमें भाषा की ताकत के बारे में क्या सिखाती है? सबसे बड़ी बात जो ये हमें याद दिलाता है वो ये है कि भाषा सिर्फ सुनने या पढ़ने की चीज नहीं है, ये एक विजुअल मीडियम भी हो सकती है। जब शब्दों का सही इस्तेमाल हो तो वो हमारी कल्पना में रंग भर सकते हैं, शक्लें बना सकते हैं, सच पूछे तो एक पूरी की पूरी दुनिया खड़ी कर सकते हैं। कभी सोचा है कि जो कुछ भी हमारे मन में चलता है, हमारे विचार, अगर उन्हें बस लिख लिया जाए तो वो इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं? आज हम बात करेंगे डायरी लिखने की इसी कमाल की शक्ति के बारे में। ये एक ऐसी कला है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक यादगार कहानी में बदल सकती है। तो सवाल ये है कि एक लेखक अपने जीवन को हमेशा के लिए जिंदा कैसे रखता है? क्या वो सिर्फ यूं ही घटनाओं की एक लिस्ट बना देता है, या फिर अपने शब्दों से अपनी आत्मा का ही एक नक्शा खींच देता है? अच्छा, इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए ना सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई जब हम डायरी कहते हैं तो इसका असली मतलब है क्या। चलिए एकदम इसकी जड़ तक चलते हैं। तो सीधे सीधे कहें तो एक डायरी ना किसी की अपनी पर्सनल टाइम मशीन जैसी है। सोचिए, ये आपको ठीक उसी दिन में वापस ले जाती है जब वो नौकरी मिली थी। वो थी घटना, उस पल दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, वो थे विचार, और दिल में जो खुशी थी, जो उत्साह था, वो थी भावनाएं। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, समझिए ये एक आईना है, एक ऐसी जगह जहां कोई भी इंसान अपने सबसे सच्चे रूप से मिलता है, बिल्कुल बिना किसी नकाब के। कह सकते हैं कि ये किसी की जिंदगी का सबसे ईमानदार लेखा जोखा है।
लेकिन रुकिए, ये परिभाषा तो बस एक शुरुआत है। एक डायरी का जो असली जादू है ना, वो तो इसके गहरे सार में छिपा है। तो चलिए अब उस छिपे हुए मतलब को खोजते हैं जो इन पन्नों के बीच कहीं मौजूद है। जरा सोचिए, मान लीजिए कि हमारी जिंदगी एक किताब है जिसके दो हिस्से हैं। एक तरफ है हमारी बाहरी दुनिया, मतलब हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, वो सब। और दूसरी तरफ है हमारे मन की दुनिया, विचारों, सपनों और भावनाओं का एक गहरा समंदर। और डायरी वो जादुई पुल है जो इन दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। तो सवाल ये है कि ये पुल बनता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ बिखरे हुए विचारों का एक ढेर नहीं है। नहीं, एक डायरी की अपनी एक खास बनावट होती है। कुछ बहुत ही आसान से नियम होते हैं जो इसे इसकी असली ताकत देते हैं। आइए जरा इसकी बनावट को समझते हैं। इसका पहला सिद्धांत है वक्त का धागा, यानी हर एंट्री पर तारीख का होना। और ये सिर्फ चीज़ों को लाइन में रखने के लिए नहीं है। नहीं, ये तो ऐसा है जैसे हम अपनी जिंदगी की कहानी में छोटे छोटे निशान छोड़ रहे हों, ताकि बाद में पलटकर देख सकें कि कैसे एक छोटा सा विचार वक्त के साथ एक मजबूत पेड़ बन गया। और दूसरा सिद्धांत वो है गोपनीयता की एक खूबसूरत फुसफुसाहट। एक डायरी वो राज है जो एक इंसान खुद से ही साझा करता है। इसका सबसे पहला और सबसे आखिरी पढ़ने वाला भी लिखने वाला खुद ही होता है। और पता है, यही बात इसे इतना ज्यादा ताकतवर बनाती है। ये वो जगह है जहां बिना किसी के जज किए पूरी तरह से ईमानदार हुआ जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब ये सबसे निजी राज दुनिया के सामने आ जाता है? तब कुछ असाधारण होता है। एक बेहद पर्सनल डॉक्यूमेंट साहित्य का, लिटरेचर का एक अनमोल हिस्सा बन जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है डायरी साहित्य की। ये तब होता है जब किसी की अपनी पर्सनल कहानी इतनी सच्ची हो, इतनी खूबसूरती से लिखी गई हो और इतनी गहरी हो कि वो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती, वो हम सबकी कहानी बन जाती है। और इसका एक शानदार उदाहरण हमारे अपने हिंदी साहित्य में मौजूद है। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रवास की डायरी। ये सिर्फ एक सफ़र का हिसाब किताब नहीं है, नहीं, ये एक आत्मा की यात्रा है। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक इंसान के बहुत ही निजी विचार एक ऐसी साहित्यिक रचना बन सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई खबर सिर्फ जानकारी ना दे, बल्कि हमें सीधा उस घटना के बीचों बीच ले जाके खड़ा कर दे? आज हम कहानी कहने के एक ऐसे ही अनोखे तरीके को समझने वाले हैं जहां पत्रकारिता और साहित्य दोनों एक हो जाते हैं। इसे कहते हैं रिपोर्टाज, एक ऐसी विधा जहां सच कला बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी घटना की आंखों देखी सच्चाई क्या सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों में ही बांधी जा सकती है, या फिर उसमें इतनी ताकत भी होती है कि वो खुद साहित्य का रूप ले ले? यही वो सवाल है जो रिपोर्टाज के दिल में बसा है, और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस शब्द को ही समझते हैं। आखिर ये रिपोर्टाज है क्या, और ये जो हम रोज रिपोर्टिंग देखते हैं उससे ये अलग कैसे है? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो रिपोर्टाज किसी भी घटना का आंखों देखा हाल होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। ये वर्णन पूरी तरह से कलात्मक और साहित्यिक अंदाज में किया जाता है। मतलब दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये सच्चा होना चाहिए, यानी आंखों देखा, और दूसरा इसे इस तरह लिखा जाना चाहिए कि हम उसे महसूस कर सकें, यानी कलात्मक। और ये भी काफी दिलचस्प बात है कि रिपोर्टाज शब्द खुद फ्रांसीसी भाषा से आया है। तो इससे हमें एक इशारा मिलता है कि इसकी जड़ें सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, बल्कि यूरोप की जो गहरी साहित्यिक परंपराएं हैं उनमें भी हैं। तो ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन रिपोर्टाज का जो असली जादू है ना, वो इसके सबसे खास पहलू में छिपा है कि ये कला और सच्चाई को एक साथ पिरोता कैसे है। और यहीं पर रिपोर्टाज एक सामान्य समाचार रिपोर्ट से बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, एक रिपोर्ट हमें सिर्फ जानकारी देती है, लेकिन एक रिपोर्टाज वो हमें उस घटना को महसूस कराता है। ये सूखे सूखे तथ्यों में भावनाएं और कला का रंग भर देता है। चलिए इस फर्क को और भी साफ तरीके से समझते हैं। आमने सामने रखकर देखते हैं कि एक सामान्य रिपोर्ट और एक रिपोर्टाज में आखिर मुख्य अंतर है क्या। ये देखिए, एक तरफ है समाचार रिपोर्ट, एकदम सीधी सपाट, बस तथ्यों पर आधारित, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। और दूसरी तरफ है रिपोर्टाज, जो भावनाओं और कला के रंगों से भरा है। मतलब इसका मकसद सिर्फ बताना नहीं है, बल्कि पढ़ने वाले को उस पल का अनुभव कराना है।
लेकिन इसके कलात्मक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये काल्पनिक हो जाता है। यहीं पर रिपोर्टाज का जो संतुलन है वो देखने लायक है, क्योंकि इसकी नींव, इसका आधार हमेशा सच्चाई और तथ्यों पर ही टिका होता है। तो होता यह है कि कहानी को पेश करने का तरीका साहित्यिक होता है। लिखने वाला अपनी भाषा का, अपनी भावनाओं का, अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके तथ्यों को एक कहानी में ढाल देता है जो सीधे दिल को छू जाए। और यही सबसे जरूरी बात है। रिपोर्टाज का ये खूबसूरत पेड़ चाहे कितना भी साहित्यिक क्यों ना लगे, उसकी जड़ें हमेशा हमेशा तथ्यों और सच्चाई की जमीन में ही होती हैं। ये कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई का एक कलात्मक रूप है। अच्छा, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर असल में एक रिपोर्टाज पढ़ने में कैसा महसूस होता है, इसे समझने के लिए क्यों ना साहित्य से कुछ बेहतरीन उदाहरण देखे जाएं। हिंदी साहित्य में इसके कुछ कमाल के उदाहरण हैं। जरा सोचिए, रांगे और राघव का लिखा तूफानों के बीच, या फिर धर्मवीर भारती का अकाल की एक संध्या। सिर्फ नाम सुनकर ही एक अलग सी फीलिंग आती है ना? वो भावनात्मक गहराई महसूस होती है जो किसी नॉर्मल न्यूज़ रिपोर्ट में तो कभी नहीं मिल सकती। ये शीर्षक सिर्फ घटना के बारे में बताते नहीं, बल्कि हमें उस पल के अंदर खींच ले जाते हैं। नमस्कार, कभी सोचा है क्या हो अगर एक कहानी में कहानी सुनाने वाला और कहानी का जो हीरो है वो एक ही इंसान हो? बस आज हम साहित्य की इसी अनोखी, इसी दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं जिसे हम कहते हैं आत्मकथा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसी की जिंदगी की सबसे सच्ची, सबसे असली कहानी कौन बता सकता है? क्या कोई इतिहासकार, कोई दोस्त, या फिर वो इंसान खुद जिसने वो पूरी जिंदगी जी है? यही वो सवाल है जो आत्मकथा को इतना मजेदार बना देता है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आत्मकथा होती क्या है। मतलब वो क्या चीज है जो किसी भी किताब को एक आत्मकथा का दर्जा देती है। आइए इसकी एकदम जड़, इसकी बुनियाद को समझते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में अगर कहें तो जब कोई लेखक अपनी ही जिंदगी की किताब खोलकर बैठ जाता है, अपनी जीत, अपनी हार, अपने अनुभव, अपने संघर्ष सब कुछ कागज पर उतार देता है, तो उसे ही हम आत्मकथा कहते हैं। यूं समझिए, ये आईने में खुद को देखने और फिर जो दिखा उसे पूरी दुनिया को ईमानदारी से बताने जैसा है। अच्छा, तो परिभाषा तो समझ में आ गई, लेकिन सवाल ये है कि एक आत्मकथा के अंदर होता क्या क्या है? मतलब लेखक अपनी कहानी को किन धागों से बुनता है? चलिए अब इसके जो मुख्य तत्व हैं उन्हें जरा और करीब से देखते हैं। ये आत्मकथा का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है। लिखने वाला वही है जिसके बारे में लिखा जा रहा है। यहाँ डायरेक्टर और एक्टर दोनों एक ही हैं। कोई और किसी की जीवन पर फिल्म नहीं बना रहा, बल्कि वो इंसान खुद कैमरा पकड़कर अपनी कहानी सुना रहा है। और जानते हैं, यही वो चीज़ है जो इसे जीवनी यानी बायोग्राफी से एकदम अलग कर देती है, क्योंकि बायोग्राफी में कहानी कोई और लिखता है। तो लेखक लिखता क्या है? असल में पूरी कहानी 3 मजबूत खंभों पर टिकी होती है। पहला है जीवन की कथा, मतलब जिंदगी का पूरा सफरनामा शुरू से लेकर अब तक। दूसरा है अनुभव, वो छोटे बड़े सबक, वो यादगार पल जो किसी इंसान को वो बनाते हैं जो वो है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, संघर्ष, वो पहाड़ जैसी चुनौतियां जिनसे लड़कर लेखक आगे बढ़ा। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी एक दमदार आत्मकथा तैयार होती है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और मुश्किल सवाल पर। सोचिए, जब कोई अपनी ही कहानी लिख रहा हो तो वो अपने काम, अपने फैसलों को कैसे परखे? एक जज की तरह, एकदम सख्ती से, या फिर एक दोस्त की तरह थोड़ी नरमी बरतते हुए? ये हर आत्मकथा लिखने वाले के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। यहीं पर लेखक के सामने 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है निष्पक्ष होने का, मतलब एक वैज्ञानिक की तरह अपनी जिंदगी को दूर से देखना, बिना किसी लाग लपेट के। और दूसरा रास्ता है आत्मपरक होने का, यानी दिल से लिखना, अपनी भावनाओं को बहने देना। सच तो यह है कि ज्यादातर जो महान आत्मकथाएं हैं वो इन दोनों रास्तों के बीच कहीं एक संतुलन बनाती हैं, और शायद यही चीज उन्हें इतना असली, इतना मानवीय और पढ़ने में इतना मजेदार बनाती है। चलिए, अब ये सब किताबी बातें बहुत हुई, क्यों ना कुछ असली उदाहरण देखे जाएं। और यकीन मानिए, हिंदी साहित्य का खजाना ऐसी शानदार आत्मकथाओं से भरा पड़ा है। पहला और शायद सबसे मशहूर उदाहरण है हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं। जरा इसके नाम पर ही गौर कीजिए।
इसका शीर्षक ही तो उस दुविधा की बात कर रहा है जिस पर हम अभी बात कर रहे थे, कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। ये सचमुच हिंदी साहित्य का एक नगीना है। और हमारा दूसरा उदाहरण है देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा। ये किताब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस दौर के भारत की कहानी भी है। और सबसे खास बात यह है कि हमें ये कहानी सीधे उनकी नज़रों से, उनके नज़रिए से देखने को मिलती है। तो ये था आत्मकथा की दुनिया में हमारा एक छोटा सा सफर। चलिए खत्म करने से पहले एक बार फिर से जो मुख्य बातें हैं उन पर नजर डालते हैं और फिर इसे एक बड़े सवाल के साथ पूरा करते हैं। तो अगर सब कुछ समेटकर एक लाइन में कहना हो तो आत्मकथा क्या है? ये खुद की कहानी है जिसे जीवन, अनुभव और संघर्षों के धागों से बुना गया है और फिर उसे निष्पक्षता और भावनाओं के तराजू पर तौला जाता है। बस ये 3 बातें ही आत्मकथा का पूरा सार हैं। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम इतिहास की महान हस्तियों को, उनके जीवन को असल में जानते कैसे हैं? उनकी सोच, उनके संघर्ष, उनकी जीत, ये सब हम तक पहुंचाने की जो कला है उसी का नाम है जीवनी। तो चलिए आज साहित्य के इसी दमदार रूप की दुनिया में चलते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर हम उन लोगों की कहानियों को कैसे जानते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को एक शक्ल दी। उनके चैलेंज, उनकी जीत, उनके विचार, ये सब हम तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, जीवनी। और बस यहीं से शुरू होती है जीवन कथा, यानी कि जीवनी की दुनिया। ये एक पुल की तरह है जो अतीत को आज से जोड़ता है। एक ऐसा पुल जो हमें उन लोगों की जिंदगी में ले जाता है जिनसे हम शायद कभी मिल ही नहीं पाते। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, जीवनी का मतलब सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक कहानी है, एक इंसान के बनने की कहानी। एक अच्छी जीवनी सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि उससे कहीं आगे जाकर ये समझाती है कि जो हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर इसकी औपचारिक परिभाषा क्या है? वो क्या चीज़ है जो एक जीवनी को सच में एक जीवनी बनाती है? आसान शब्दों में समझें तो जीवनी तब बनती है जब कोई लेखक किसी दूसरे व्यक्ति की पूरी जिंदगी की कहानी लिखता है। लेकिन इसमें सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। उस व्यक्ति के काम, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी अचीवमेंट्स, इन सब का एक गहरा एनालिसिस भी शामिल होता है। और सबसे बड़ी चुनौती जो इसकी नींव है वो है निष्पक्षता, यानी लेखक को एक जज की तरह बिना किसी तरफ झुके सच को जैसा है वैसा ही सामने रखना होता है। तो आखिर एक बेहतरीन जीवनी के मुख्य स्तंभ कौन से हैं? आइए इसके 3 सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। देखिए, एक अच्छी जीवनी 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला है संपूर्ण कथा। इसका मतलब है पूरी कहानी, जन्म से लेकर मृत्यु तक, अधूरे किस्से नहीं। दूसरा, कार्य और व्यक्तित्व। मतलब ये सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा था, उसकी सोच क्या थी, उसने क्या हासिल किया, इसका एक गहरा विश्लेषण। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, निष्पक्ष लेखन। इसमें लेखक को अपनी पसंद नापसंद को परे रखकर सच्चाई को जस का तस पेश करना होता है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए अब इन सिद्धांतों को कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी कमाल की जीवनियां लिखी गई हैं जो इन सभी तत्वों का एक शानदार उदाहरण है। हिंदी साहित्य में इसके 2 बेहतरीन उदाहरण मिलते हैं। पहला, कलम का सिपाही। इसे लिखा था अमृत राय ने, अपने ही पिता महान लेखक प्रेमचंद पर। जरा सोचिए, एक बेटे के लिए अपने पिता के जीवन को बिना किसी भेदभाव के लिखना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। दूसरा है आवारा मसीहा। इसे विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र के जीवन पर लिखा और इसे लिखने के लिए उन्होंने लगभग 14 साल तक रिसर्च की थी। ये किताबें सिर्फ जीवनियां नहीं हैं, बल्कि अपने समय के समाज और साहित्य का एक पूरा दस्तावेज हैं। तो इस सब के बाद आखिर एक जीवनी का असली मकसद है क्या? हमें से मिलता क्या है? अगर एक लाइन में कहें तो एक महान जीवनी किसी के जीवन का सच्चा आईना है। एक ऐसा आईना जो उस व्यक्ति की जीत के साथ साथ उसकी हार भी दिखाता है, उसकी ताकत के साथ साथ उसकी कमजोरियां भी। इसका मकसद किसी नायक की पूजा करना नहीं, बल्कि एक इंसान को उसकी पूरी सच्चाई में समझना है, ताकि उनके जीवन से प्रेरणा भी ली जा सके और सीख भी। नमस्कार,
आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हंसी की आड़ में ना सबसे गहरी चोट करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्यंग्य की। ये कोई मामूली मजाक नहीं है, ये तो एक पूरी कला है, कह सकते हैं एक हथियार है। तो चलिए आज इसकी ताकत को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या हंसी सच में एक हथियार हो सकती है? क्या एक मुस्कुराहट में इतनी ताकत हो सकती है कि वो समाज की बड़ी बड़ी दीवारों को भी हिलाकर रख दे? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है व्यंग्य शब्द की परिभाषा में ही। देखिए, व्यंग्य असल में वो कला है जिसमें मजाक का इस्तेमाल होता है एक आईने की तरह। जी हाँ, एक ऐसा आईना जो हमें समाज की, राजनीति की और हमारी अपनी जिंदगी की सारी खामियों को साफ साफ दिखाता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हाँ, हंसी वाकई एक बहुत धारदार हथियार है। ठीक है, तो ये तो मान लिया कि व्यंग्य एक हथियार है, पर सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? मतलब एक व्यंग्यकार सिर्फ हंसी मजाक से इतनी गहरी चोट कर कैसे पाता है? चलिए अब इसके तरीके को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है हास्य, मजाक। यही वो जरिया है, वो मीडियम है जिससे लिखने वाला अपनी बात हम तक पहुंचाता है। इसे एक ऐसे कवच भेदी तीर की तरह समझ सकते हैं जो कड़वी से कड़वी सच्चाई को भी सीधे दिल तक पहुंचा देता है, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ हंसने हंसाने वाली बात नहीं है। नहीं, इस मुस्कुराहट के पीछे असल में एक बहुत तीखा कटाक्ष छिपा होता है। इसका असली मकसद सिर्फ हंसाना नहीं, बल्कि समाज की किसी बुराई पर सीधा और गहरा वार करना है। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो कटाक्ष है, ये जो निशाना है, ये साधा किस पर जाता है? आखिर एक व्यंग्यकार अपनी कलम की धार से किसे बदलना चाहता है? अब देखिए, व्यंग्य का निशाना अक्सर कोई एक इंसान नहीं होता, नहीं, बल्कि वो पूरी की पूरी व्यवस्था, वो सोच होती है जिसमें ना धीरे धीरे खामियां घर कर जाती हैं, और इसका काम बस इतना है कि उन कमजोरियों पर से पर्दा हटा दे। तो इसका निशाना क्या क्या होता है? समाज का दोहरापन, राजनीति की जो कमियां हैं वो, और यहाँ तक कि हमारे अपने जीवन का पाखंड भी। असल में व्यंग उन्हीं सच्चाइयों पर उंगली उठाता है जिन्हें हम सब अपनी आंखों से देखते तो हैं, लेकिन अक्सर अनदेखा कर देते हैं ना। और जानते हैं, यहीं पर व्यंग्य का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, और वो है इसका दोहरा मकसद। मतलब ये एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग अलग काम करता है। तो देखिए, इसका एक चेहरा तो है मनोरंजन का, जो हंसी से हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इसका जो असली चेहरा है ना, वो है सुधार का। वो चेहरा जो समाज की कमियों पर चोट करके एक बदलाव की उम्मीद जगाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हास्य वो मीठी चाशनी है जिसमें सुधार की कड़वी दवा लपेटकर हमें दी जाती है। अब सिर्फ थ्योरी की बात करना काफी नहीं है, है ना? इस कला को असल में समझने के लिए हमें उन महारथियों के काम को देखना होगा जिन्होंने अपनी कलम से इसे साधा है। और हमारा हिंदी साहित्य तो ऐसे महान लेखकों से भरा पड़ा है। और जब हम व्यंग्य की बात करते हैं तो दो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी। इनकी रचनाएं, अरे वो तो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हंसी मजाक में भी गंभीर से गंभीर बात कही जा सकती है और पूरी की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो हम ये कह सकते हैं कि व्यंग्य हंसी के लिबास में लिपटी हुई एक बहुत ही गंभीर चोट है, एक ऐसा वार जो पहले तो हंसाता है और फिर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिए, आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ सूचनाओं का इतना शोर है, वहां व्यंग की क्या भूमिका है? क्या आज भी हंसी समाज को आईना दिखाने वाला सबसे असरदार हथियार है? इस पर सोचिएगा जरूर।